Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter 3 and starting chapter 3 with some of the basic definitions. So, chapter 3 is all about sets and relations. So, what is set? A set is a list of well defined and distinct objects. The individual members of a set are called elements. डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर कोई भी एक आपके पास सेट आप किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का या नंबर्स का या अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाते हो तो सेट में हर जो अल्फ़ाबेट या हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है तो इसके अंदर वाले जितने भी मेंबर्स हैं इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर मैं लिख दूँगी 1 2 3 3 एंड 4 तो फिर ये वाला आपका सेट नहीं होगा क्योंकि सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। सेट की कंडीशन क्या है कि ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स और ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट शुड बी डिफरेंट। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, सेम है, तो वो फिर सेट नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, ऐसे सेट है। बट नेक्स्ट वन में 3 रिपीट हो रहा है इसलिए ये सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। फिर है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी इज़ द काउंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सो दिस इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट 4। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ 2 3 4 6 एंड 8, द कार्डिनलिटी इज़ 5। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए पैरेलल बार से या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए से, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। दिस इज़ अ सेट विद जस्ट वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा तो हम उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। इसी तरह एम्प्टी सेट या नल सेट दोनों एक ही सेट के नाम है। अगर किसी के सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट को या तो हम खाली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे या फिर हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर आपके पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसका कोई एंड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक लिमिट दी है कि सेट ए है जो 1 से लेकर वो 9 तक है, तो ये फाइनाइट सेट है। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सेट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट वो सेट होता है जिसकी कोई भी एंडिंग ही नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट दिया हुआ है, आगे डॉट डॉट्स लगाए हुए, इट मीन्स सो ऑन, इसकी कोई कोई एंड ही नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर सबसेट्स होते हैं। If all the elements of one set is present in another set, then that set is called a subset of another set. For example, आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट है 1 2 3 एंड 4, इसको हम ए का नेम दे देते हैं, और दूसरा सेट है आपके पास बी, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप देखें ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी सेट में भी मौजूद हैं, तो इट मीन्स जो ए सेट है वो बी सेट का पार्ट है, तो ए सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। So if a set has n elements then the number of subset is given in of the given set is 2 raised to power n। अगर एक हमारे पास सेट है और उसके हमने डिफरेंट सबसेट्स बनाने हैं तो कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बी के आगे से और डिफरेंट सबसेट्स बनाने हैं तो मैं कितने पॉसिबल सबसेट बना लूँगी 2 रेज़ टू पावर n। n में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर 5। तो इट मीन्स आप इतने पॉसिबल सबसेट सेट बी के बना सकते हैं। और जब हम सबसेट बनाते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नल सेट एंड एंड्स विद द सेट्स इटसेल्फ। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सबसेट है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स होती हैं, प्रॉपर सबसेट्स होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब सबसेट अपने ओरिजिनल सेट के इक्वल ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल A 2 4 है, बी आपके पास 2 से लेकर 20 है और सी आपके पास 8 10 12 और 14 है। तो जो सेट ए एंड सी ये दोनों प्रॉपर सबसेट हैं बी के। क्यों? ए और सी प्रॉपर सबसेट है बी के क्योंकि ए भी ओरिजिनल सेट बी के इक्वल नहीं हो रहा, सी भी ओरिजिनल सेट बी के इक्वल नहीं हो रहा। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो सबसेट अपने सेट के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल ए इज़ a subset of B, but it is not a proper subset. Why? Because all the elements of A and B are exactly the same. So A is a subset of B or B is a subset of A, but it is not a proper subset. These are the improper subset because they have become equal to each other. इसी तरह आपका जो नेक्स्ट है वो सुपर सेट है। व्हाट इज़ सुपर सेट?
when making the subsets the original set is called the superset. जब हम सबसेट्स बना रहे होते हैं, जो ओरिजिनल सेट होता है वो आपका सुपर सेट होता है. फॉर एग्जांपल A is 1 2 3 4 एंड B is 1 3 4. सो B इज़ अ सबसेट ऑफ A. तो A आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा. और A सुपर सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम कहेंगे ना A इज़ सुपर सेट ऑफ B, तो A इज़ सुपर सेट ऑफ B एंड B इज़ सबसेट ऑफ A. तो ये जो आपका सिंबल है ये सबसेट का है, और ये जो आपके पास सिंबल है ये सुपर सेट का है. ठीक है. फिर पावर सेट क्या होता है, अ पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग द एम्प्टी सेट एंड द सेट्स इटसेल्फ. सो पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट. फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो सेट गिवन है, इसके हमने सबसेट बनाने, तो पॉसिबल सबसेट क्या हो गया, पहले तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, फिर सेट 1 हो जाएगा, फिर सेट 2 हो जाएगा, और लास्ट में 1 2 हो जाएगा. तो इन सारे सबसेट्स को अगर मैं एक सेट में लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा. फिर आपके पास है डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें आपस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती. दो सेट्स के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट्स सब डिसजॉइंट सेट्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ए की वैल्यू 1 2 3 4 और बी की वैल्यू 5 6 7 8. अगर आप इन दोनों सेट्स को कंपेयर करो तो इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग. फिर आपके पास नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ए सेट है और बी सेट सी डी ई एफ है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक सी कॉमन आ रहा है, एक आपके पास डी कॉमन आ रहा है. ठीक है. तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, इट मीन्स ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं. फिर आपके पास यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स रिलेवेंट टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट विद अदर सेट एज इट्स सबसेट. ठीक है. जो सबसे बड़ा सेट होगा, बाकी जो सबसेट होते हैं वो उसके यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं आगे से. लाइक यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो वेन डायग्राम है. हम वेन डायग्राम इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेट. और हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो इज़ टोटली अबाउट योर वेन डायग्राम्स. ठीक है. तो आपको वेन डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए. जब भी हमने वेन डायग्राम की इलस्ट्रेशन करनी है, जब हमने वेन डायग्राम बनानी है, अगर हमने क्वेश्चन से देख कर बनानी है या हमें वेन डायग्राम गिवन है और हमने उसको एनालाइज करके शेड करना है, तो हमें वेन डायग्राम के मीनिंग पता होना चाहिए कि जो पिक्चर हमारे सामने शो हो रही है. जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस आ जाती हैं. अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है और हमने वेन डायग्राम बनानी है, तो पहले हम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि या तो वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट्स हैं, या वो ओवरलैपिंग हैं, या वो सबसेट्स हैं. इन तीनों में से कोई एक कंडीशन अराइज करेगी. ठीक है. अगर तो डिसजॉइंट सेट्स हैं. डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, जिन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम दोनों सेट्स को अलग-अलग बनाएंगे. ठीक है. सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट्स को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह अगर 2 सेट्स हैं और वो ओवरलैपिंग सेट है, इट मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो हम दोनों सेट्स को ओवरलैप करके बनाएंगे. ठीक है. ये जो सेंटर में लूप होगा ये कॉमन एरिया होगा, इसमें वो एलिमेंट्स दिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन है. ठीक है. फिर थर्ड कंडीशन आपकी सबसेट. अगर एक सेट पूरा दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, मतलब अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद है, तो हमारा सेट बी बड़ा हो गया और सेट ए छोटा हो गया. तो सेट ए हम बनाएंगे इनसाइड द सेट बी. तो ये अगर हमारे पास डिस्जॉइंट सेट है तो हम इस तरह कंडीशन पे बनाएंगे. अगर ओवरलैपिंग सेट है तो हम इस तरह डायग्राम बनाएंगे. अगर सब सेट्स हैं तो फिर इस तरह बनाएंगे. फिर हमने सेट्स की तो पिक्चर तो बना रही. ठीक है. सेट्स की पिक्चर आपका जो सेट की वैल्यूज़ गिवन होती है उसकी वैल्यूज़ में पिक्चर जो आपकी हमेशा सेम बनती है, लेकिन जो शेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन वो डिफरेंट होती है. अब हम नेक्स्ट में वो डिस्कस करेंगे कि हमने क्वेश्चन को देखकर ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने सेट किस तरह का डायग्राम बनानी है, हमने डिसजॉइंट सेट वाली बनानी है, ओवरलैपिंग बनानी है, सबसेट बनानी है. जो हमने इसको ऑपरेशन को शो करना है शेडिंग करके, वो हमने कैसे करना है. ठीक है. तो जो पहला ऑपरेशन आपका कॉमन ऑपरेशन है वो यूनियन है. यूनियन अमंग 2 सेट्स. अगर हमें किसी भी 2 सेट्स का यूनियन लेना है तो इट मीन्स हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे. फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू टेक यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका क्या मतलब है, मैं ए और बी जो दोनों सेट्स हैं उन दोनों सेट्स को क्या कर दूँगी, शेड कर दूँगी. तो इधर मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि जब यूनियन है तो हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं.
डिस्जॉइंट सेट्स की आती हैं या ओवरलैपिंग सेट्स की आती हैं, या ए जो है वो बी का सबसेट होगा या बी का जो है वो ए का सबसेट होगा। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई फिफ्थ कंडीशन नहीं आती। तो यूनियन में क्या हम करते हैं कि हम सेट के दोनों सेट्स को, बिकॉज यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी, तो हम पूरा सेट ए और पूरा सेट बी जो है वो क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। ठीक है। फिर जो सेकेंड आपका ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हों उनको शेड करते हैं। तो अगेन हमारे पास वही 4 कंडीशंस आएंगी, यहाँ डिस्जॉइंट सेट्स होंगे या ओवरलैपिंग सेट्स होंगे या सबसेट्स होंगे। ठीक है। डिस्जॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें आपस में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होती। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारा नल सेट आंसर है, तो हम कुछ भी शेड नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग सेट में कॉमन एरिया हमारा ये लूप होता है, तो हम इस लूप को शेड करेंगे। और सब सेट में जो छोटे वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स आपके सेट बी में होते हैं, तो हम छोटे वाले सर्कल को शेड कर देंगे। ठीक है। फिर आपके पास एक ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, ए माइनस बी का। ए माइनस बी का मतलब हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद नहीं है। ठीक है। मतलब बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जो बच जाएंगे उसको हमने ए को शेड करना है। ठीक है। अगर बी के कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं तो जब ए माइनस बी करेंगे तो हम उसमें वो वाला पार्ट शेड नहीं करेंगे जो बी के साथ शेयर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में कुछ भी शेड नहीं करे तो इट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट लिखते हैं, तो ए आपका शेड हो गया। फिर हम जब ओवरलैपिंग सेट में करेंगे तो बी इतना सा पोर्शन ए के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है। तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो बी में मौजूद ना हो वो दिस पार्ट है, तो इसको शेड करेंगे। फिर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हमें क्या शेड करना है, वो एलिमेंट शेड करने हैं जो बी में मौजूद ना हो। ठीक है। तो इसमें जो है कोई चीज़ भी शेड नहीं होगा क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो ये नल सेट हो जाएगा। अब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ए बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है। बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं, तो जो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे बाहर वाले उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट या बी का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज़ का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट में। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इंक्लूड्स एलिमेंट नॉट इन ए बट इन द यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट में हम ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हम सारा शेड कर देंगे लेकिन ए सेट को शेड नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है तो हम ए को शेड नहीं करेंगे, ए से बाहर जितना भी एरिया है हम उस सबको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ये आपको याद करने हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर यूनियन सी से, या ए का यूनियन बी यूनियन सी के ब्रैकेट से। फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, डिफरेंस क्या है, यूनियन की जगह अब आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो पहले यूनियन आ गया और ब्रैकेट में आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। और फिर आप इसको याद इस तरह कर सकते हो, ए को पहले यूनियन बी राइट हैंड साइड पे लिखना है, फिर सेंटर में आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन हमने सी के साथ लेना है। ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, इसमें पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा बाद में यूनियन आ जाएगा। फिर आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ हमें कहते हैं कि अगर ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट ले तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। और डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑपोजिट हो जाएगा, पहले इंटरसेक्शन हो जाएगा और फिर यूनियन हो जाएगा। दीज आर सम लॉज जो आपको खुद से याद होने चाहिए। समटाइम्स पेपर में लिखे हुए आते हैं और समटाइम्स पेपर में सिर्फ नेम ऑफ द लॉ आता है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उस टाइम पे आपको खुद से आता होगा तो आप इसके प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते होंगे।